नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 2 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले गांधी जी का एक कोट देख लीजिए। कोट देखो ये है, न्याय की अदालतों से बिना ऊपर एक अदालत है, वो है अंतरात्मा की अदालत, यानी कोर्ट ऑफ कॉन्सेंस, कुछ लोग कंसाइंस बोलते हैं इसे। और ये जो अंतरात्मा की अदालत है ना, ये सब अदालतों से बढ़ के है। बेसिक मतलब देखो इस कोर्ट का ये है, हमारी कॉन्सेंस यानी अंतरात्मा सबसे बड़ी जज है, ये कानून से भी ऊपर है। गांधी जी के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊं, वो देखो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के सपोर्टर थे। उनके लिए मोरल वैल्यूज जो थी ना, वो कानून से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उनके अनुसार ब्रिटिश लॉज अनफेयर थे, बट हमारी जो अंतरात्मा बोल रही है वो बिल्कुल सही है। देखो कई बार कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अंतरात्मा वर्सेस लॉ के बीच में। लॉ कई बार रिजिड होता है, लेकिन अंतरात्मा फ्लेक्सिबल होती है। लॉ देखो कई बार आउटडेटेड हो चुका होता है, मतलब बहुत पहले कानून बना था। फॉर एग्जांपल हमारा सेक्शन 377 मान लीजिए, अब तो क्रिमिनल कोड्स भी चेंज हो गए हैं। सेक्शन 377 सेम सेक्स से संबंधित वो कई सालों तक चलन में रहा, लेकिन आउटडेट हो गया, बदलते जमाने के हिसाब से रेलेवेंट नहीं रहा, तो बाद में कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो लॉ कई बार ना आउटडेट हो जाता है, बट जो हमारी अंतरात्मा होती है ना, वो हमेशा समय के हिसाब से रेलेवेंट रहती है। लॉ देखो मैनिपुलेटिव हो सकता है, मतलब बड़े बड़े लोग लॉ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट हमारी अंतरात्मा, हमारी कॉन्सेंस हमेशा प्योर होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सको। जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में ना ऐसी सिचुएशन है कि ना आप चीटिंग कर सकते हो, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, आप चीटिंग कर सकते हो, बट फिर भी ना आपकी जो अंतरात्मा है आपको रोकती है कि नहीं यार ये गलत है। करप्शन मान लीजिए, कई बार लोग करप्शन डर से नहीं करते कि हाँ भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों की अंतरात्मा ही नहीं मानती कि नहीं यार मैं पकड़ा जाऊं या ना पकड़ा जाऊं, मेरी वैल्यूज, मेरी अंतरात्मा इजाजत नहीं देती इस चीज का। समझ गए? कई बार देखो चैलेंजेस भी आते हैं। अगर यूपीएससी इस कोर्ट पे क्वेश्चन ही पूछ ले तो आपको चैलेंजेस भी लिखने पड़ेंगे। चैलेंजेस देखो जैसे हर किसी की ना अंतरात्मा अलग हो सकती है, कुछ लोग अपनी अंतरात्मा को इग्नोर भी कर सकते हैं, और सबकी अंतरात्मा की आवाज़ अलग होती है, तो सब अपनी अंतरात्मा की मानेंगे तो ऐसे तो सोसाइटी में कैओस क्रिएट हो जाएगा, हर कोई अपने हिसाब से चलने लगेगा। इसलिए लॉ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे दोनों के बीच में एक बैलेंस हो तो सही है। लॉ सोसाइटी को ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो अंतरात्मा है वो आप कह सकते हो पर्सनल मोरालिटी को गाइड करती है। समझ गए? तो ये कोट है, आप यूज कर सकते हो। और आज देखो हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। आज ना एक दिक्कत है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इलाहाबाद आया हूँ, तो पेन नहीं है मेरे पास में। वो जो पेन टैबलेट वाली जो केबल होती है ना, वो ख़राब हो गई, यहाँ पे है नहीं। तो आज दिन में यहाँ पे इलाहाबाद में देखता हूँ कहाँ से मिलेगी। तो आज थोड़ा हमें बिना पेन के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4 इश्यूज कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो 10 साल पूरे हो गए जन धन योजना को आए। इस पे यूपीएससी इस बार के मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जन धन योजना से संबंधित पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से। दूसरा आर्टिकल एक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, वो डिस्कस करेंगे। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना से क्यों पिछड़ गया, बेसिक्स फंडामेंटल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। एक लेटरल एंट्री से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, डिटेल से नहीं, 4-5 पॉइंट मुझे अच्छे लगे, वो एक्सट्रैक्ट करके आपको बताऊंगा। फिर ये द हिंदू में जुडिशियल अपॉइंटमेंट वाला आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों का जो डाउट था ना, वो भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर जो हमारा नया इनिशिएटिव है ये करंट अफेयर प्लस वाला, क्या इसका जो कंटेंट है वो डेली एडिटोरियल डिस्कशन से ओवरलैप करेगा? क्या डेली एडिटोरियल डिस्कशन अब बंद हो जाएगी, उसको देखने की जरूरत नहीं है? देखो पहली तो चीज़, बंद कुछ नहीं होने वाला है। ये तो एडिटोरियल डिस्कशन तो अपनी 8 साल से चल रही है, ये तो चलती रहेगी। ये डिस्कशन हमारी ना थोड़ी ज़्यादा मेंस पे फोकस्ड होती है। हाँ, कभी कभार हम प्री के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन में हमारा फोकस होता है कि ओवरऑल पूरे साल में मेंस के सभी टॉपिक्स के करंट अफेयर्स को एक एक करके कवर कर लेना। तो फोकस ज़्यादा होता है मेंस पे। लेकिन ये जो करंट अफेयर प्लस वाला बैच है, इसमें फोकस होगा प्रीलिम पर।
मेंस नहीं डिस्कस करेंगे इस करंट अफेयर प्लस बैच में। रिजल्ट मतलब प्रीलिम में रिजल्ट लाने पर ही मेन फोकस होगा। तो ये डाउट आप मत रखिएगा एडिटोरियल डिस्कशन बंद हो जाएगा या फिर सिलेबस कंटेंट जो है वो ओवरलैप करेगा, ऐसा नहीं है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में रिफॉर्म लाने से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, अभी ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक रिपोर्ट आई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग हाई कोर्ट्स में ना, जहां एक तरफ 60 लाख केसेस पेंडिंग हैं, दूसरी तरफ 30% जो सीट्स हैं ना जजेस की, वो भी वैकेंट हैं। आपको लगता नहीं कितनी बड़ी आयरनी है? मतलब केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है तो जजेस की संख्या इंक्रीज करनी चाहिए ना, लेकिन बावजूद इसके जजेस की जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंट हैं, मतलब भरी नहीं गई हैं। इस प्रॉब्लम के देखो दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला, कोलिजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी। एनजेएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, बेसिक्स इस एनजेएसी के क्लियर करता हूँ। देखो 1993 से पहले ना जजेस की अपॉइंटमेंट में ना, बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ, 1993 से पहले ना जजेस की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के लोगों का से हुआ करता था, डोमिनेशन हुआ करता था। बट 1993 में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया सेकंड जज केस में। केस का नाम था सेकंड जज केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब कोलिजियम सिस्टम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। ये था 1993 का सेकंड जज केस। फिर देखो 1998 में थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज, इनको मिला के कोलिजियम बनेगा और ये डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो तब से लेके अभी तक हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन जज बनेगा। बट देखो इस सिस्टम में ना बहुत सारी कमियां हैं। कमियां जैसे सबसे बड़ी कमी है ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ये 5 लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कौन जज बनेगा, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि किसके बेस पे आपने डिसाइड किया, किसके नाम को रिजेक्ट किया, क्यों नाम रिजेक्ट किया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसका नाम कहाँ से निकल के आया, किसको जज बनाया जा रहा है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है। मतलब कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है कौन जज बनेगा, लेकिन कई बार जज ऐसे ऐसे लोगों को जज बना दिया जाता है जो काबिल नहीं होते। बाद में पता लगता है कि ऐसी घटिया जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन कोलिजियम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि तुमने इस पर्सन को जज क्यों बनाया। तीसरा, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब एक कहावत है कि हमारे देश में ना 350 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग ही बार बार जज बनते जा रहे हैं हायर कोर्ट्स में। समझ गए? नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सोचोगे कि एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए और वो किसी परिवार से, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है लीगल वाला, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव है। इवन जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा है और कोलिजियम सिस्टम के लिए कोलिजियम सिस्टम को दोष दिया जाता है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। तो देखो नई सरकार जब चुन के आई थी ना 2014 में, तो सरकार ना जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिस्टम लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये सिस्टम लाने के लिए संविधान को भी अमेंड किया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, बजाय इसके कि कोलिजियन सिस्टम यानी सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के वो डिसाइड करें कौन जज बनेगा, एक हम कमीशन बनाते हैं जिसके चेयरपर्सन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन्स होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, 2 एमिनेंट पर्सन्स भी होंगे इस कमीशन में जिनको सिलेक्ट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, जिसमें पीएम होंगे, सीजीआई होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये कमीशन 6 लोगों का, जिसमें सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज प्लस में लॉ मिनिस्टर प्लस में 2 एमिनेंट पर्सन, ये 6 पर्सन्स का ये कमीशन होगा जो कि डिसाइड करेगा किसे जज बनाया जाए, किसे ना बनाया जाए। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट को ये कमीशन अच्छा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो चल रहा है वही सही है, क्योंकि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है और इससे
एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन बढ़ेगा, एग्जीक्यूटिव डिसाइड करने लगेंगे कि कौन जज बनेगा, तो वो अपने फेवर के बंदों को जज बना देंगे, तो जुडिशरी इम्पार्शियल होकर अपना काम नहीं कर सकेगी। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को लगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ना नलीफाई कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ये जुडिशल कमीशन बना था, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर के भी अगेंस्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर जो 1973 में आया था केशवानंद भारती केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन आप जो ये नया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेके आए हो ना, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हर्ट करता है, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। लेकिन देखो, इस आर्टिकल में ना राइटर ये बोलते हैं कि आप ना दुनिया भर की प्रैक्टिसेस देखिए। जैसे सबसे पहले यूके का एग्जांपल लीजिए। यूके में ना 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया था, और इस एक्ट के थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई गई। इसमें ना 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चेयरमैन, जो कि एक ले मेंबर होते हैं। ले मेंबर का मतलब है कि वो लीगल कम्युनिटी से नहीं होते, वो नॉन लीगल कम्युनिटी से होते हैं। नॉन लीगल कम्युनिटी से कुछ भी हो सकता है, जैसे एनजीओ का मेंबर, या फिर आप मान लीजिए ब्यूरोक्रेट मान लीजिए, बिजनेसमैन मान लीजिए, कुछ भी नॉन लीगल कम्युनिटी से। तो चेयरमैन ले मेंबर होता है। 6 जुडिशियल मेंबर, उसके अलावा इंग्लैंड एंड वेल्स से बैरिस्टर, और सीनियर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से सोलिस्टर। मैं आपको इनका मतलब बताऊं, वैसे आपको कन्फ्यूजन होती हो, ये बैरिस्टर, सोलिस्टर, इन सब का क्या मतलब होता है, कोई पूछ ले, मतलब यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछेगी, उसके तो कम ही चांस है, इसलिए मैं जल्दी से बताता हूँ, इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखो, बैरिस्टर वो होता है जो कोर्ट में ना आर्ग्यू करता है, मतलब स्पेशल स्किल इनकी यही होती है, एडवोकेसी, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना, और ये ज़्यादातर ना हायर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। सोलिस्टर ये लीगल एडवाइस देने वाले लॉयर्स होते हैं। ये मतलब कोर्ट में कम, ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं सोलिस्टर वगैरह। और लीगल एग्जीक्यूटिव तो मतलब स्पेशलाइज्ड लीगल प्रोफेशनल, जैसे कोई कॉर्पोरेट ग्रुप का, मतलब कंपनीज एक्ट में एक्सपर्ट होता है, तो वो लीगल एग्जीक्यूटिव है। ये पर्टिकुलर एरियाज में ना लॉ में एक्सपर्ट होते हैं और सोलिस्टर के साथ काम करते हैं। तो ये एक एक दो लाइनें आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखो, इंग्लैंड में जो 15 मेंबर्स का कमीशन बनाया गया था ना, उसका कंपोजिशन है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बट आप राइटर की भावनाओं को समझिए। वो ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड में भी इसी प्रकार का कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट डिसाइड करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं वो साउथ अफ्रीका में भी यही हाल है। साउथ अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन है। इस कमीशन में भी वाइड रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशरी से पॉलिटिशियंस की भी रिप्रेजेंटेशन है, लीगल प्रोफेशनल्स की भी रिप्रेजेंटेशन है। फिर वो देखो, फ्रांस का भी एग्जांपल देते हैं। इवन फ्रांस में भी हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है, और इसमें प्रेसिडेंट नहीं इन्वॉल्व होते डायरेक्टली। फ्रांस में प्रेसिडेंट की ड्यूटी जरूर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करना, बट वो डायरेक्टली जजेस को सिलेक्ट नहीं करते। जजेस को सिलेक्ट किया जाता है एक हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी के द्वारा। तो कुल मिला के देखो, राइटर ये बोलना चाहते हैं, हर जगह काउंसिल कमीशंस जजेस को सिलेक्ट करती हैं, बट सिर्फ हमारे देश में ये सिस्टम है कि जजेस को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी वजह से फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ट्रांसपेरेंसी की कमी, अकाउंटेबिलिटी की कमी, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। और कई बार टकराव होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, क्योंकि साइन तो आखिरकार देखो प्रेसिडेंट को ही करने होते हैं ना। ये कोलिजियम सिस्टम तो नाम सिलेक्ट कर लेता है, फाइल भेज देता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देती है सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो फिर वो अटक जाती है चीज़, वैकेंसीज पड़ी रहती हैं, अपॉइंटमेंट नहीं होती जजेस की। तो राइटर ना एक सजेशन देते हैं, अपना एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर लो यार। मतलब जजेस का मेन कंसर्न है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो कमीशन का इम्पोजिशन आप अच्छे से कर लो ना, कंपोजिशन आप इतना अच्छे से कर लो कि एग्जीक्यूटिव का बोलबाला उसमें ज़्यादा ना हो, मतलब बैलेंस हो कंपोजिशन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, ताकि जजेस का डर भी खत्म हो जाए और एफिशिएंसी के साथ ये कमीशन काम करे और अच्छे जजेस अपॉइंट हो। समझ गए? पॉइंट ये है कि
जजेस की इंडिपेंडेंस और जजेस की अकाउंटेबिलिटी दोनों के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना जरूरी है, एफिशिएंसी पे फोकस करना जरूरी है। तो सभी स्टेक होल्डर्स जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन सबसे कंसल्ट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पीएम जन धन योजना से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल मतलब देखो ये है, जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज होती है ना, जैसे इंश्योरेंस है, बैंक अकाउंट है, लोन्स हैं, इन फाइनेंशियल सर्विसेज को हर कोई एक्सेस कर सके। मतलब सबके लिए ये अफोर्डेबल हो, सबके लिए ये एक्सेसिबल हो और हर कोई इनको यूज कर सके, इनको अवेल कर सके। ये मतलब है सिंपली फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और देखो दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा होता है ना, तो इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच में खाई कम होती है। अब देखो गरीब लोगों को लोन मिलेगा, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकेंगे, मुसीबत के समय वो इंश्योरेंस को अवेल कर सकेंगे, तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएंगे, मतलब जीवन में सुरक्षा रहेगी। तो इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं पीएम जन धन योजना की। इसे स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को और अब देखो इसे 10 साल पूरे हो चुके हैं। जब इसे शुरुआत किया गया था ना, तो लक्ष्य देखो ये था कि हर घर तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जाए। गवर्नमेंट ने उस समय सोचा था कि 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ जो अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जिन घरों में कोई भी खाता नहीं है, तो उनको बैंकिंग सिस्टम में लाना जरूरी है। और ये काम ना 2 फेसेस में किया गया था। ये काम 2 फेसेस में किया गया था, पीएम जन धन योजना फेस 1, फेस 2। देखो पीएम जन धन योजना के पीछे ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने सुना भी होगा, जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी में ना 3 चीजें हैं। सबसे पहले जे मतलब जनधन, ए मतलब आधार और एम मतलब मोबाइल। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों ने तो देखो हमारे देश में ना एक प्रकार से, सही बता रहा हूं, रेवोल्यूशन लाने का काम किया है। इन तीनों ने मिलके फाइनेंशियल सर्विसेज को ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया है। अब देखो इन 3 चीज़ों से ही तो पॉसिबल है कि हम यूपीआई से पेमेंट कर पाते हैं बिना किसी मतलब दिक्कत के, बिल्कुल स्मूथलेस। ये सिस्टम देखो आज के समय में बड़े बड़े देशों में नहीं है यूपीआई जैसा। तो इसीलिए 3 चीज़ों ने मिलके ना, जनधन प्लस में आधार प्लस में मोबाइल, तीनों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया है हमारे देश में। अब देखो थोड़ा मैं आपको डेटा देता हूं, डेटा आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा और आंसर्स में यूज करने लायक डेटा है। देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने ना क्या अचीव किया है, आप देखिए 2011 में ना सिर्फ 50% अडल्ट्स के पास में बैंक अकाउंट थे। 2011 की मैं बात कर रहा हूं, और आज 2024 में हम बैठे हैं, 80% से ज़्यादा लोगों के पास में बैंक अकाउंट्स हैं। तो सोचिए कितनी इंप्रेसिव ये ग्रोथ है। मतलब करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है इस जन धन का और जैम ट्रिनिटी का। अगस्त 2024 तक देखो 53 करोड़ पीएम जन धन अकाउंट्स खुले हैं और इनमें टोटल बैलेंस कितना है? टोटल बैलेंस है 2.31 लाख करोड़। ये तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये देखो यहाँ पे डेटा 53 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, बैलेंस इतना है। मार्च 2015 के अपेक्षाकृत अकाउंट्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके हैं और उन अकाउंट्स में बैलेंस मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब इतना गहराई से डेटा जरूरत नहीं है, वो 50% 80% वाला डेटा सही है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 78% जो बैंक अकाउंट्स हैं वो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा खोले गए हैं, लेकिन बाद में लास्ट में सजेशन भी देते हैं राइटर कि प्राइवेट बैंक्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है ताकि और अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छे से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फिर देखो कुछ और डेटा है, जैसे जितने जनधन अकाउंट्स खुले हैं उसमें से 81.2% एक्टिव हैं और 55.6% जो अकाउंट्स हैं वो तो देखो महिलाओं के नाम पे हैं। समझ गए? मतलब आधे से ज़्यादा जो ये यहाँ पे देखो
55.6%, मतलब आधे से ज़्यादा जो बैंक अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के नाम पे है। और ऐसा नहीं है कि जन धन अकाउंट्स में फर्जी अकाउंट्स खोल दिए गए, जितने खुले हैं उसमें से 80% से ज़्यादा एक्टिव हैं। और 66.6% से ज़्यादा अकाउंट्स जो है ना वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में हैं। ये भी एक अच्छी बात है। स्टेट वाइज डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स खुले हैं यूपी में, उसके बाद बिहार में। ये देखो ट्रेडिशनली पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जन धन अकाउंट्स का ओपन होना वो भी एक रिफ्लेक्ट करता है कि इनके माध्यम से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से कैसे इन स्टेट्स को डेवलप किया जा सकता है, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव किया जा सकता है। अब देखो मैं आपको कुछ फायदे बताता हूं। हमें लगता है कि सिर्फ ये छोटे मोटे फायदे हैं जन धन अकाउंट के। जन धन अकाउंट के ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मतलब हर एक डायमेंशन में फायदे हैं। जैसे शायद इस एस्पेक्ट में हम सोच ना पाते, लेकिन कुछ राज्यों में ना, जैसे यूपी में, बिहार में, अल्कोहल और टोबैको का कंजप्शन कम हुआ है जन धन स्कीम की वजह से। कैसे? देखो पहले ना लोग जमा नहीं कराते थे, पैसे जमा नहीं कराते थे, घर में ही रखते थे। अब घर में पैसा पड़ा है तो जो शराब वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनका मन कर जाता था कि पैसे हैं चलो खर्च करते हैं। लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में रखा रहता है तो सेव रहता है, एफडी की फॉर्म में रहता है, तो खर्चा कम होता है। तो टोबैको और अल्कोहल का सेवन कम हुआ है, चोरियां कम हुई हैं। कुछ राज्यों में चोरियां पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, चोरियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। समझ गए? एक तरफ हेल्थ बेनिफिट है, दूसरी तरफ सोशल बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे देखो इतनी सारी यूपीआई ट्रांजैक्शन होने लगी हैं और फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत हुआ है, इतना सारा पैसा सिस्टम में आया है। पहले लोग छुपा के रखते थे, गड्ढा खोद के रखते थे और पुराने ज़माने में, लेकिन अब वो पैसा बैंकों में आने लगा है, बैंक वाले लोन देने लगे हैं, तो इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है। और देखो लीकेजेस कितनी रुक गई हैं, मतलब लोगों का जनधन अकाउंट है, स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज हैं डायरेक्टली पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है, और क्या चाहिए। करप्शन कितना कम हुआ है, लीकेजेस कम हुई हैं, मतलब हर एक डायमेंशन में फ़ायदे हैं जनधन अकाउंट के, सोशल डायमेंशन में, इकोनॉमिक डायमेंशन में, पॉलिटिकल डायमेंशन में। बट ना इसके बाद राइटर कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे ना सबसे पहले इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा। इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ करने का मतलब है जैसे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स चलाने होंगे ताकि लोग ना इन सर्विसेज का फ़ायदा भी उठा सके। जिन फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, अभी भी पता नहीं है लोगों को, लोन मिलता है, इंश्योरेंस का नहीं पता है लोगों को, समझ गए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर देखो दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, हमें ना फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा। जैसे माइक्रो इंश्योरेंस है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, ये सबके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। बट देखो हाँ, एक वार्निंग भी है राइटर की तरफ से कि ओवर इनडेप्टनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लोन दे दो, लोग कर्ज के बोझ तले दब जाएं, गरीब लोग, फिर उनको अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़े, उनका घर बिक जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे फोकस करो। देखो डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, नए यूजर्स के लिए इन्हें समझना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, इसलिए ना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क होना चाहिए। पर देखो ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन इनोवेशन को हम रोक नहीं सकते, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है इनोवेशन प्लस में कस्टमर प्रोटेक्शन के बीच में। फिर सबसे लास्ट सजेशन देखो ये है, देखो हर तरह के लोग हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो यूजर्स हैं ना रिलेटिवली नए हैं, सबकी ना रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, किसी की सीजनल इनकम होती है, किसी की बचत कम होती है, तो इनके हिसाब से हमें ना प्रोडक्ट्स डिजाइन करने जरूरी हैं। तो ये देखो 4 सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। अब देखो बहुत मुश्किल से ना जो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना में यूजर्स आए हैं, अब इनको संभाल के रखना, इनको पुश करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें, ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके लिए सरकार को ना आगे भी काम करते रहना होगा। और कुछ चैलेंजेस जैसे मैं अलग से आपको बताता हूँ, जैसे साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है, रूरल एरियाज़ में अभी कनेक्टिविटी की कमी है, और एटीएम्स की शॉर्टेज है, कई बार फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। तो ये चैलेंजेस भी आपको पता होने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।